हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उस पर सरकार की क्या रिएक्शन रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों का क्या रिएक्शन रहा, लोगों ने कैसे महात्मा गांधी को सपोर्ट किया और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के ज़रिए ब्रिटिश सरकार को अपोज किया, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का ब्रूटल रिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। वरीड बाय द डेवलपमेंट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन एंड दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। यहाँ पैलेसेस नहीं होगा, प्लेसेस होगा। When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 30, 1930, angry crowd demonstrated in the street of Peshawar, facing armored car and police firing. Many were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Solapur attacked police posts and municipal buildings and law courts and railway stations, all structures that symbolize the British rule, and a frightened government response with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. So what was the government's reaction regarding the civil disobedience movement? जब लोगों ने कानून तोड़ना स्टार्ट किया, जगह जगह जब वन कानून तोड़े गए, नमक बनाने पर जो प्रतिबंध लगा था उसको तोड़ा गया, तो सरकार ने इन सब के एवज में जो एक्शन लिया वो एक्शन ये था कि कांग्रेस लीडर्स को एक के बाद एक उन्होंने वो अरेस्ट करते चले गए। और जैसे जैसे वो अरेस्ट करते चले गए, जैसे सबसे पहले जो अब्दुल गफ्फार खां, जो कि महात्मा गांधी के समर्पित साथी थे, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, तो इनको जब अरेस्ट किया गया तो इनके समर्थकों ने पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए ये सड़कों पे उतर आए। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। जब महात्मा गांधी को भी 1 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया गया, तो शोलापुर में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, जो मजदूरी करते थे वर्कर्स इंडस्ट्रीज़ में, उन्होंने जो ब्रिटिश की पुलिस चौकी थी और नगर पालिका भवन थे, अदालत थी, रेलवे स्टेशन थे, इन पर हमले शुरू कर दिए। और सरकार जब इन गुस्साई भीड़ से जब डर गई, तो उन्होंने इनको रिप्रेस करने के लिए लाठी चार्ज किया और कई सारे सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया। और सत्याग्रही जिनमें वुमेन और बच्चे भी थे, उनको मारा पीटा गया। तो उनको ब्रूटल रिप्रेशन दिया गया, उनको मतलब निर्ममता पूर्वक उनका दमन किया गया। In such situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with the Irwin on 5th March 1931. By this Gandhi-Irwin pact, Gandhiji consented to participate in the Round Table Conference in London, and the government agreed to release the political prisoners. In December 1931, Gandhi went to London for the conference. तो जब भी कोई आंदोलन हिंसक हो जाता था महात्मा गांधी का, तो वो उसको वापस लेना ही उचित समझते थे। तो ऐसे सिचुएशन में जब आंदोलन हिंसक हो गया, सत्याग्रहियों पर को भी ब्रूटल रिप्रेशन के ज़रिए उनको रोकने का प्रयास किया गया, तो गांधी जी ने एक बार फिर से डिसाइड किया कि सॉल्ट मार्च को, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। सॉल्ट मार्च से जो शुरू किया गया था उसको वापस ले लिया, और 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ, एक पैक्ट हुआ। और इस पैक्ट में इसको भारत के इतिहास में गांधी इरविन समझौता
के नाम से जाना जाता है। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति जताई। और क्योंकि पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कोई भी लीडर नहीं गए थे पार्टिसिपेट करने। और जब दूसरा गांधी जी ने जब इसमें सहमति जताई, गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ तब गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति जताई। और इसके बदले में उन्होंने कहा कि जितने भी जो लीडर्स उन्होंने अरेस्ट किए थे गवर्नमेंट ने, उस सबको रिहा किया जाए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट रिहा करने पर राज़ी भी हो गई। तो दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन चले गए। फिर जिन मांगों के लिए वो वहाँ गए थे, वो उनकी बात नहीं बनी और वो जो वार्ता थी वो बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश ही वापस लौटना पड़ा। जब वो यहाँ आए तो सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। उन्होंने देखा अब्दुल गफ्फार खां, जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में ही थे। तो सरकार और कांग्रेस को भी एक ऐसी संस्था घोषित कर दिया था जो कि एक इलीगल संस्था घोषित कर दिया था उन्होंने। तो फिर से एक बार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से शुरू कर दिया। और जब दोबारा से स्टार्ट किया, लेकिन 1934 तक आते आते फिर उसकी जो प्रोसेसिंग थी वो स्लो पड़ने लगी थी, स्लो डाउन होने लगा था ये। और 1934 में जाकर ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो इस पूरे घटनाक्रम में महात्मा गांधी ने जिस चीज़ की मांग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले की थी, उसकी मांग को भी ब्रिटिश सरकार द्वारा बीच में ही उसके प्रॉमिसेस, उसमें किए गए प्रॉमिसेस को भी तोड़ दिया गया। और इन सब से क्षुब्ध होकर इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हमको 2 चरणों में दिखाई देता है। एक चरण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने तक और दूसरा चरण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस, गांधी जी के लंदन से वापस आने के बाद। अब हम बात करते हैं हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। जिन लोगों ने महात्मा गांधी का साथ दिया, जो सपोर्टर थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उन्होंने मूवमेंट को क्यों गांधी जी का सविनय अवज्ञा में साथ दिया, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और किस प्रकार साथ दिया। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कई ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। पीजेंट्स थे, तालुकदार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आर्टिशंस थे। सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी। व्हाट वर देयर आइडियल्स, व्हाई दे ज्वाइंड द मूवमेंट एंड व्हाट डिड द स्वराज मीन टू देम। और इस समय स्वराज, उन्होंने जो स्वराज का मतलब निकाला था वो क्या था। तो ये सभी क्वेश्चन बनते हैं आपके कि क्यों महात्मा गांधी का साथ पीजेंट्स और तालुकदार ने दिया, क्यों महात्मा गांधी का साथ इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों साथ थे। और ये भी आता है क्वेश्चन कि पहले चरण में क्यों साथ थे और दूसरे चरण में उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों नहीं लिया। तो हर एक क्वेश्चन आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। लेट अस लुक इन द कंट्री साइड। सबसे पहले बात करते हैं कंट्री साइड की, यानी कि गाँव की। द रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज like the Patidars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement because producer of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. And the refusal of the government to reduce the revenue demand led to the widespread resentment.
and these rich peasants became enthusiastic supporters of civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott programs. तो देहातों में जो स्थिति थी, गांव में जो स्थिति थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव थे वो थे गुजरात के पटीदार और यूपी के जाट, क्योंकि ये लोग कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे और कमर्शियल क्रॉप्स में जब उनको उसकी जब कीमतों में मंदी आती थी कमर्शियल क्रॉप्स की, तो उनको नुकसान होता था, उनकी इनकम गिरती थी और इससे उनको सरकार का लगान चुकाना या कर चुकाना असंभव सा हो जाता था। सरकार टैक्स कम नहीं करती थी, इसके लिए चारों तरफ मंदी के सालों के दौरान एक असंतोष सा छाया रहा। तो जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर गांधी जी का समर्थन किया। उन्होंने इतना भी किया कि उन्होंने अपने समुदाय को भी एकजुट किया, अपनी कम्युनिटी को भी एकजुट किया और कई बार जो इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे थे उन लोगों को भी मना कर और गांधी जी को का समर्थन देने के लिए राजी किया। उनके लिए जो स्वराज का मतलब था वो था कि भारी जो हैवी जो टैक्सेस लगाए थे गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ लड़ाई, वो टैक्सेस कम करवाना चाहते थे। लेकिन जब 1931 में लगान भी नहीं घटा और महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उनको बड़ी निराशा हुई। और जब 1932 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस दोबारा से रीस्टार्ट किया, तब उन्होंने उतनी सक्रियता से गांधी जी का साथ नहीं दिया। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है कि जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने गांधी जी का साथ पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों दिया था और बाद में क्यों नहीं दिया। तो यहाँ से आपको इसका आंसर लेना है।